हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सोलेनॉइड, रिले, बीजेटी और ट्राइक, डायोड डायोड बहुत बेसिक था, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। ओके, अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसमें कुछ और एक्चुएटर्स हमारे पास हैं। इसमें बेसिक जो डेफिनेशन थी एक्चुएटर्स की वो हम लोग पढ़ चुके थे कि क्या एक्चुएटर्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। इसमें अब हमारे पास कुछ मोटर्स आएंगी। मोटर्स मोटर्स भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स होते हैं। क्लियर? अब हम इनको ये समझेंगे कि ये इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स क्यों होते हैं। जनरली मोटर का वर्क क्या होता है? जैसे कोई सिंपल एक मोटर है, ठीक है, ये उसकी शाफ्ट है और यहाँ पर दो उसके कनेक्टर्स हैं। आपने इनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, ठीक, और ये जब शाफ्ट मूव करती है तो हमें क्या मिल रहा है? मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है ना। जब हमने एक्चुएटर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें ये चीज़ हमने रीड आउट की थी कि जब हमें किसी भी डिवाइस से मोशन या मूवमेंट मिलता है ना, तो वो हमारे लिए एक एक्चुएटर का काम करती है। अब उसको हम इलेक्ट्रिकली एनर्जाइज कर रहे हैं, इसलिए वो क्या है? इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर है। तो हमारी जो मोटर्स होती हैं, जो भी मोटर्स हम यूज करते हैं, वो भी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स की तरह वर्क करती है। और हमने एक डेफिनेशन और पढ़ी थी जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में बाई एक्चुएटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना। जो मोटर्स हैं वो भी क्या है? इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स हैं। तो कुछ डिफरेंट मोटर्स हैं जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, उनको हम रीड आउट करेंगे आज। क्लियर? चलिए, सबसे पहले देखते हैं डीसी मोटर। जो सबसे ज्यादा अपन यूज करते हैं, जो अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट में हम लोग यूज करते हैं, वो जनरली डीसी मोटर्स होती हैं। ठीक है, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। तो ये जो मोटर्स होती हैं वो डायरेक्ट करंट ऑपरेटेड मोटर्स होती हैं, इसलिए हम इनको डायरेक्ट क्या कहते हैं? डीसी मोटर कहते हैं। या जनरली जो मोटर हम वर्ड बोलते हैं वो डीसी मोटर्स के लिए बोलते हैं। तो द इलेक्ट्रिकल मोटर ऑपरेटेड बाय डीसी इज कॉल्ड डीसी मोटर। ओके, एंड दिस इज a device that converts DC electrical energy into a mechanical energy। जब हम इसको ऑपरेट डीसी पर कर रहे हैं, यानी डीसी सप्लाई से ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रही है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। तो हमारे एक्चुएटर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या है हमारे लिए? एक इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर है। ठीक है, इस डीसी मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है? क्योंकि किसी ना किसी प्रिंसिपल पर वर्क कर देती है। So when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experience it experiences a torque and has a tendency to move। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहे हैं, है ना, और उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है उसमें अगर करंट कैरिंग कंडक्टर आ गया तो उस जो कंडक्टर पर एक टॉर्क फील होता है, और वो टॉर्क किसी अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन में फील होगा, जिससे क्या होगा? जो कंडक्टर है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, जो डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर आपने दो मैग्नेट रखी हुई हैं, ठीक है, साउथ पोल, एन पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, अब एन पोल और साउथ पोल जब आप पास में रखे गए हैं तो उनके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। ये मैग्नेटिक लाइंस हैं, ठीक है, इनको फ्लक्स बोलते हैं। जो मैग्नेटिक लाइंस होते हैं उनको फ्लक्स बोलते हैं। ये मैग्नेटिक लाइंस है नॉर्थ टू साउथ। क्लियर? अब इस
मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर यानी एक कंडक्टर रखा और उसमें करंट फ्लो करा दिया, तो हम कह सकते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर है। जैसे हम इसको करंट कैरिंग कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आते हैं, तो इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, मतलब एक फोर्स इंट्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से इसकी जो टेंडेंसी है वो क्या होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की हो जाती है। और सिमिलरली जब इस वाले पॉइंट पर देखें, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की हो जाती है। तो ये जो कंडक्टर है वो क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। ठीक है, इससे हम जिसको हम यूज कर सकते हैं किसमें, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करने में। ठीक है, क्योंकि इसने रोटेशन स्टार्ट कर दिया, हमें मोशन मिल गया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक्सीटर हो गया। ओके, तो in other words, when a magnetic field and an electric field interact, a magnetic force is produced। जब एक मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्ट करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस होता है। क्लियर? द डीसी मोटर और डायरेक्ट करंट मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट इज नोन एज मोटरिंग एक्शन। आपने एक लेफ्ट हैंड थंब रूल पढ़ा होगा। लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल में ये जो फिंगर, ये जो थंब है, वो फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, इसको अपन लिख देते हैं एफ। ये वाली फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है, बी लिख देते हैं। और ये वाली फिंगर है, करंट को शो करती है। अगर इन तीनों फिंगर्स को हम परपेंडिकुलर रखें, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखें, जिसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली फिंगर शो कर रही है और करंट जो है वो मिडिल फिंगर अगर करंट की डायरेक्शन में है, तो जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो इस थंब की डायरेक्शन में होगा, यानी इस वाले पॉइंट पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? जब फोर्स इस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, तो ये मूव करना शुरू कर देगी। क्लियर? तो ये प्रिंसिपल है अपना डीसी मोटर का। तो बेसिक हम लोगों को पता होना चाहिए कि डीसी मोटर का प्रिंसिपल क्या है। डीसी मोटर को डीसी मोटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डीसी करंट पर ऑपरेट होती है। ओके, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। चलिए नेक्स्ट मोटर देखते हैं, दैट इज बी एल डीसी मोटर। बी एल डीसी मोटर, देखिए यहाँ अगर हम इस तरीके से देखें तो डीसी मोटर इसमें भी इंक्लूडेड है कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन जो बी एल है वो क्या चीज है, बी एल मीन्स ब्रुशलेस। A brushless DC motor known as BLDC is a permanent magnet synchronous electric motor। Means परमानेंट मैग्नेट का यूज करके हम क्या बना रहे हैं, सिंक्रोनस इलेक्ट्रिक मोटर बना रहे हैं, which is driven by the DC current electrically, and it accomplishes electronically controlled commutation system instead of a mechanically commutation system। एक मोटर में कम्यूटेशन सिस्टम होता है, जनरली क्या होता है, मैकेनिकल कम्यूटेशन सिस्टम होता है। लेकिन अगर हम बीएलडीसी की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल कर रहे हैं किसको, कम्यूटेशन सिस्टम को। एंड बीएलडीसी मोटर्स आर आल्सो रेफर्ड एज ट्रेपेजोइडल परमानेंट मैग्नेट मोटर्स। इसको किस नाम से भी जानते हैं, ट्रेपेजोइडल परमानेंट मैग्नेट। क्लियर? इसमें जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो डीसी मोटर से कैसे डिफरेंट है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ, है ना। देखिए, बीएलडीसी मोटर्स एम्प्लॉयज इलेक्ट्रिक कम्यूटेशन विद परमानेंट मैग्नेट रोटर। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आना शुरू हो जाएगा। इसमें क्या है, जो परमानेंट मैग्नेट है वो एज अ रोटर वर्क कर रही है। रोटर क्या होता है, जो रोटेट करता है ना। तो हम क्या करा रहे हैं यहाँ पर, परमानेंट मैग्नेट को रोटेट करा रहे हैं। ठीक है, अभी जस्ट बीएल जो डीसी मोटर पढ़ा था उसमें परमानेंट मैग्नेट तो कांस्टेंट थी, जो मैग्नेट थी वो कांस्टेंट थी, लेकिन उसमें जो कंडक्टर था वो रोटेट हो रहा था, है ना। और यहाँ पर देखिए, स्टेटर विद अ सीक्वेंस ऑफ कॉइल, यानी सीक्वेंस ऑफ कॉइल का मतलब क्या है, ये कंडक्टर की जगह यूज किया गया है, तो इसको क्या कर दिया, स्टेटर बना दिया। यानी जो पार्ट स्टेशनरी है ना, जो स्टेबल है, उसको स्टेटर बोलेंगे। तो रोटर में क्या यूज हो गया, परमानेंट मैग्नेट यूज हो गया, और स्टेटर में क्या यूज हो गया, सीक्वेंस ऑफ कॉइल यूज हो गया। एक बार मैं आपको प्रीवियस डायग्राम दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, रोटर क्या है,
ये कंडक्टर रोटेट कर रहा है, ये मूव कर रहा है, लेकिन अ, जो मैग्नेट है वो कांस्टेंट है। क्लियर। सिमिलरली अब इसमें देखें क्या डिफरेंस आ गया। यहाँ पर देखें, इस वाले डायग्राम को देखो, ये जो कॉइल्स हैं ये स्टेशनरी हैं। ठीक है, जितनी भी कॉइल्स हैं सारी स्टेशनरी, लेकिन इसके अंदर जो मैग्नेट लगी हुई है वो रोटर है, ये मूव करेगी। ओके, तो इन दिस मोटर परमानेंट मैग्नेट और फील्ड पोल्स रोटेट एंड करंट कैरिंग कंडक्टर्स आर फिक्स्ड। देखिए, करंट कैरिंग कंडक्टर्स उन्हीं को बोला है, जो नंबर ऑफ कॉइल्स लगी हुई हैं, उनको कंडक्टर बोला गया है। एक यहाँ पर कॉइल, नंबर ऑफ कॉइल लगे हुए हैं, ठीक है, इनको कंडक्टर्स बोला गया। ये फिक्स्ड पोजीशन है इनकी। क्लियर। इनकी फिक्स्ड पोजीशन है, लेकिन रोटेट क्या कर रहा है, मैग्नेट रोटेट कर रही है। हॉल सेंसर्स और रोटरी एनकोडर्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू सेंस द पोजीशन ऑफ द रोटर एंड आर पोजीशन अराउंड द रोटर, अराउंड द स्टेटर। ये जो मैग्नेट है वो किस पोजीशन पर है ना, उस स्पीड स्पीड तो नहीं सेंस करते, लेकिन मोस्टली पोजीशन ही सेंड की जाती है ना, किस पोजीशन पर ये है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हॉल सेंसर्स और रोटरी एनकोडर्स यूज करते हैं। और ये हॉल सेंसर्स होते हैं ना, वो ये जो स्टेटर्स हैं इनके बीच में लगा दिए जाते हैं, जिससे इनकी पोजीशन इनको पता रहती है कि मैग्नेट किस पोजीशन पर अभी आ गई है। हमने हॉल इफेक्ट पढ़ा था। हॉल इफेक्ट अभी पिछले लेक्चर्स में पढ़ा नहीं, आपने नहीं पढ़ा, अभी नेक्स्ट में पढ़ेंगे। हॉल इफेक्ट पढ़ेंगे ना, तब हम इसको और समझ जाएंगे। देखिए, ये एक जनरल डायग्राम है। देखिए यहाँ पर स्टेटर्स लगे हुए हैं, ठीक है, स्टेटर्स दोनों साइड है, और स्टेटर्स पे ये देखिए बाइंडिंग हो रखी है ना, कॉइल्स की बाइंडिंग हो रखी है। इसके बाद ये परमानेंट मैग्नेट है जो बीच में मूव करेगी, ठीक है, और ये शाफ्ट है। इसके पीछे देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है हॉल इफेक्ट सेंसर। ये सेंसर इसलिए लगाए गए हैं कि जो मैग्नेट इसमें मूव कर रही है वो किस पोजीशन पर आ गए। अब इसको थोड़ा सा और डीप में देखते हैं। ये देखिए, ये जो लगी हुई है वाइंडिंग, ये क्या है, स्टेटर वाइंडिंग है। ये जो ब्राउन ब्राउन सी दिख रही है ये स्टेटर वाइंडिंग है। ये रोटर मैग्नेट्स हैं। ये मैग्नेट है, रोटर मैग्नेट्स है। और जो इसका ये वाला पार्ट है, इसमें ये लगे हुए हैं आपके हॉल इफेक्ट सेंसर। इनको पूरा को अटैच कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो फिर जो मैग्नेट मैग्नेट जो मूव कर रही है उनकी क्या क्या पोजीशन रह जाती है, वो ये सेंसर सेंस करते हैं, और हमें पता चल जाता है कि जो मैग्नेट है वो किस पोजीशन पर रुकी हुई है। तो इस तरीके से बीएलडीसी वर्क करती है। तो अगर आपके पास लिखने को शॉर्ट नोट आता है तो प्रिंसिपल और वर्किंग आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये अलग अलग पोजीशन दिखाई हुई है इसमें कि किस किस पोजीशन पे मैग्नेट कब आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है डीसी गियर मोटर। देखिए, डीसी तो है ही, यानी डीसी ऑपरेटेड है, लेकिन एक गियर वर्ड तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, है ना। गियर, हम कहते हैं ना गियर सिस्टम या गियर वाली मोटरसाइकिल और बाइक, या ऐसा भी यूज कर लेते हैं। कैसे? डीसी गियर मोटर्स आर essentially a डीसी शंट motors स्पेशली डिजाइंड फॉर लो इनर्शिया। मतलब अब हमें क्या चाहिए, हमें ज्यादा स्पीड नहीं चाहिए, हमें लो इनर्शिया चाहिए, एंड सिमेट्रिकल रोटेशन एंड स्मूथ लो स्पीड करेक्टरिस्टिक्स। इनर्शिया भी कम चाहिए और सिमेट्रिकल रोटेशन चाहिए, ठीक है। देन हमें स्पीड भी कम चाहिए, क्योंकि एक जनरल मोटर आती है वो एक कांस्टेंट स्पीड पर रन करती रहती हैं। अगर हमें वो नहीं चाहिए तो हम क्या करते हैं, उसमें गियरिंग यूज करते हैं। और गियरिंग यूज करने से फायदा क्या होता है, हम टॉर्क ज्यादा प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्पीड कम हो जाती है। अ मोटर विद क्लोज्ड फीडबैक सिस्टम in which the position of motors will be communicated back to the control circuit in the motors। एक ऐसी मोटर जिसमें हम पोजीशन को वापस से कम्युनिकेट करते हैं कंट्रोल सर्किट से कि इसकी क्या पोजीशन चल रही है ना। ये मतलब एक तरह से हम इसमें फीडबैक सिस्टम यूज कर रहे हैं। फोर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ, जो इसके डीसी गियर मोटर के डीसी गियर मोटर के जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से, देखो, एक तो डीसी मोटर होगी जो हमने सबसे पहले पढ़ा था,
प्लस पोजीशन सेंसिंग डिवाइस होगी, उसमें पोटेंशियोमीटर भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा गियर सिस्टम होगा जो उसको उसकी स्पीड को क्या कर रहा है, लो कर रहा है। एंड अ कंट्रोल यूनिट उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल करेगी। तो ये मेन उसके एलिमेंट्स हो गए। ऑल ऑफ दीज कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर टू मेक द मोटर to accept control signal that represent the desired output of the motor shaft and power the DC motor until its shaft is turned to the right position। देखिए ये इस तरीके से वर्क करता है कि सपोज हमें एक फिक्स पोजीशन तक उस मोटर के शाफ्ट को पहुंचाना है ना। तो हम कंट्रोल सर्किट का यूज करते हैं और इसलिए धीरे धीरे स्पीड से ये एक यूनिफॉर्म स्पीड से हम इसको रोटेट कराते हैं। ठीक है। और जैसे ही अपनी डिजायर्ड पोजीशन पे ये पहुंच जाती है, वो कंट्रोल सिस्टम उसको फीडबैक दे देता है कि ये डिजायर्ड पोजीशन पर पहुंच गई है। ठीक है। तो इस तरीके से इसमें चार जो एलिमेंट है वो एक साथ काम करते हैं। डीसी मोटर जो रन कर रही है, एक शाफ्ट को मूव कराने का काम कर रही है, वो तो कर ही रही है, प्लस उसकी पोजीशन सेंसिंग भी डिवाइस के थ्रू हो रही है। गियर सिस्टम उसकी स्पीड को स्लो कर रहा है जिससे हम उसको सेंस इजीली कर लें, है ना। और प्लस उसको कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल यूनिट है। देखिए कुछ अपने पास टाइप्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं डीसी गियर मोटर्स के, जैसे प्लेनेटरी गियर मोटर्स हैं, फ्लैट सुपर गियर गियर मोटर्स हैं। इनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं, इनका पर्पस अलग होता है, इसलिए इनको इस तरीके से डिजाइन किया गया है। एक राइट एंगल गियर मोटर है और जनरली एक डायग्राम है। देखिए ये अलग अलग टाइप के गियर्स आपने देखे होंगे, वॉर्म, हेलिकल और स्पर, हेलिकल, पिन, ये अलग अलग टाइप की गियरिंग है। ठीक है। ये एक कंबाइंड डायग्राम है जिसमें आपको देखो, ये तो डीसी मोटर है ही, जो बेसिक डीसी मोटर होती है वो ये वाली डीसी मोटर है, इसके आगे गियरिंग लगी हुई है। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, गियर मोटर हो गया, और डीसी ऑपरेटेड है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डीसी गियर मोटर बोलेंगे। तो अगर इस पे भी कुछ शॉर्ट नोट आता है, मोस्टली शॉर्ट नोट्स ही आते हैं इन पे, है ना, क्योंकि इन पे न्यूमेरिकल वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है। क्लियर। तो इतना सफिशियंट है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्वो मोटर। ये नाम बहुत सुना होगा, और अगर शॉर्ट नोट आएगा तो सर्वो मोटर पे आ सकता है ना। सर्वो मोटर, दिस इज नथिंग बट अ सिंपल इलेक्ट्रिकल मोटर कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ सर्वो मैकेनिज्म। वही इलेक्ट्रिकल मोटर है, उसको कंट्रोल किया गया सर्वो मैकेनिज्म का। मतलब वही है जो हम अभी गियर सिस्टम में फीडबैक प्रोवाइड करा रहे थे, यहाँ पर भी फीडबैक प्रोवाइड कराएंगे। कैसे? इफ द मोटर इज कंट्रोल डिवाइस एसोसिएटेड विद द सर्वो मैकेनिज्म इज डीसी मोटर, देन इट इज कॉमनली नोन एज डीसी सर्वो मोटर। तो ये जो मोटर है वो क्या है, डीसी भी हो सकती है और एसी भी हो सकती है ना। तो अगर डीसी ऑपरेटेड है तो डीसी सर्वो मोटर, और एसी ऑपरेटेड है तो एसी सर्वो मोटर। क्लियर। तो अभी हमने डीसी गियर मोटर्स पढ़े थे, वो केवल डीसी पर ऑपरेटेड थे, जबकि जो सर्वो मोटर है वो अपने एसी और डीसी दोनों पर ऑपरेटेड है। A servo system mainly consists of three basic components. First one is a control device, a output sensor, and a feedback system। देखिए सर्वो मैकेनिज्म डिपेंड ही फीडबैक सिस्टम पे करती है ना। तो इस मोटर में मेन क्या है, अपने कंपोनेंट्स, कंट्रोल डिवाइस है जो उसको कंट्रोल करेगी फीडबैक के अकॉर्डिंग, और आउटपुट सेंसर है, आउटपुट किस पोजीशन पे मतलब किस पोजीशन पे मोटर पहुंच गई, ये शाफ्ट पहुंच रही है, वो सेंसर अपन यूज करेंगे उसके लिए। और फीडबैक सिस्टम क्या है, राइट पोजीशन पर है या नहीं है, वो फीडबैक सिस्टम है। तो इस जो सर्वो मोटर है वो डीसी सर्वो मोटर भी हो सकती है और एसी सर्वो मोटर मोटर भी हो सकती है। एज वी नो, अ स्मॉल डीसी मोटर विल रोटेट विद हाई स्पीड। एक जो जनरल डीसी मोटर होती है वो हाई स्पीड पर रन करती है, बट द टॉर्क जनरेटेड बाय इट्स रोटेशन विल नॉट बी इनफ टू मूव इवन अ लाइट लोड। लेकिन जो उस मोटर के थ्रू टॉर्क जनरेट होता है, टॉर्क आप समझ गए, रोटेशन में जो फोर्स है, वो टॉर्क जो जनरेट हो रहा है वो इतना सफिशियंट नहीं होता कि लाइट लोड को भी वो मूव करा सके। दिस इज वेयर द गियर सिस्टम इनसाइड अ सर्वो मैकेनिज्म कम्स इनटू पिक्चर। द गियर मैकेनिज्म विल टेक हाई इनपुट स्पीड। अब गियर मैकेनिज्म में क्या होगा, इनपुट में तो हाई स्पीड होगी ऑफ द मोटर फास्ट, है ना। एंड द आउटपुट वी विल गेट अ आउटपुट स्पीड विच इज लोअर देन द ओरिजिनल। अब इसके आउटपुट में गियर लगाते ही जो होगा, जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल के कंपैरिजन में स्मॉल हो जाएगी, यानी लोअर हो जाएगी या स्लोअर हो जाएगी। ठीक है।
बट मोर प्रैक्टिकल एंड वाइडली एप्लीकेबल। स्पीड तो स्लो हो गई, लेकिन इसका क्या है, टॉर्क ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम गियर सिस्टम यूज करते हैं। तो प्रैक्टिकली हम इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स को शो किया गया है, वो आप देख सकते हैं। देखिए ये कंट्रोल एलिमेंट्स है, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी बनी हुई है ये, है ना, आपको दिख रही होगी ग्रीन ग्रीन। ये पीसीबी बनी हुई है, ये कंट्रोल कर रही है। एक सेंसर लगा दिया, पोटेंशियोमीटर, पोजीशन सेंसर है ये। एक सिंपल डीसी मोटर लगी हुई है। ठीक है, डीसी मोटर के आगे अपन गियर सिस्टम लगाते हैं। गियर सिस्टम के बाद ये है सर्वो आर्म्स, है ना, ये सर्वो आर्म्स है। तो दिखने में जो मोटर है वो कुछ इस तरीके से दिखती है ना। और ये ऑपरेट होती है किस पे, एसी और डीसी दोनों पर। तो सर्वो मैकेनिज्म भी आप एक बार रीड आउट कर लेना, है ना, उसमें वो फीडबैक वाला कंसेप्ट आता है। और इस अब हम देखते हैं स्टेपर मोटर। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू। स्टेपर मोटर में देखिए, स्टेपर मीन्स स्टेप बाई स्टेप। ओके, स्टेपर मीन्स स्टेप बाय स्टेप उस पर वर्क कर रहा है। यानी कौन वर्क कर रहा है, मोटर वर्क कर रही है। तो ये जो मोटर है, ये जो टर्न होगी वो स्टेप बाय स्टेप टर्न होगी। अब वो क्या है, फिक्स स्टेप लेगी, है ना। टर्न होने के लिए क्या होगा, फिक्स स्टेप लेगी। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या हो गया, स्टेपर मोटर हो गया। तो स्टेपर मोटर आर डिवाइसेस दैट टर्न अ शाफ्ट बाय अ स्मॉल सेट एंगल, यूजुअली बिटवीन 1 and 5 डिग्री। यानी ये एंगल्स का यूज करती है अपने स्टेप्स को बनाने के लिए, है ना। अपने स्टेप्स को बनाने के लिए क्या करते हैं, एंगल का यूज करते हैं, और वो भी 1 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में। या तो वो फिक्स कर लेगी 1 डिग्री होगा, या 2 डिग्री होगा, या 3 डिग्री होगा, या 4 डिग्री होगा, या 5 डिग्री होगा। एक बार में उतना डिग्री ये कवर करेगी। यानी अगर मान लो 1 डिग्री का स्टेप बनाया, तो जब एक बार रन करेगी तो 1 डिग्री ही रन करेगी। 2 डिग्री का बनाया तो एक बार में 2 डिग्री रन करेगी। क्लियर। तो इस तरीके से ये अपने स्टेप्स बना लेती है, इसलिए इसको स्टेपर मोटर कहते हैं। एंड दिस इज डन very precisely, and so they are very useful for applications requiring motion that does not have any feedback to govern the motor speed। जहाँ हमें मोटर स्पीड को डायरेक्ट नहीं करना पड़ता, यानी उसको गाइडेंस नहीं देनी पड़ती, उसको फीडबैक नहीं देना पड़ता, वहां पर हम इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसका एक बहुत बेसिक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जब पहले सीपीयू अपने यहाँ कंप्यूटर्स में लगते थे, है ना, जो सीपीयू यूज होते थे उनमें क्या होता था कि यहाँ पर एक फ्लॉपी डिस्क आती थी, ऊपर ऊपर पोर्शन पे, है ना, और यहाँ पर एक बटन होता था। अब इस फ्लॉपी डिस्क में जो एक फ्लॉपी इस तरीके से होती थी, रेक्टेंगुलर छोटी सी, है ना, वो फ्लॉपी इसके अंदर रहती थी। अपन क्या करते थे, इस बटन को प्रेस करते थे, तो ये जो डिस्क है वो एक पोर्शन तक बाहर आती थी, है ना, ऐसे करके बाहर आएगी। और फिर जब हम बटन वापस से प्रेस करेंगे तो अंदर चली जाती। तो ये एक फिक्स्ड स्टेप पर बाहर आती थी, है ना, कि इतना ही बाहर आना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप अपने आप को कंट्रोल कर लेती थी, कि हमने उसको फिक्स कर दिया कि इसको 30 डिग्री पर ही जाना है या उतने पे जाना है। वो एक बार में 2 डिग्री, 3 डिग्री या 4 डिग्री ऐसे करके उस डिग्री तक कवर कर लेती थी। ओके। तो यहाँ जो मोटर अंदर वर्क कर रही है वो अपनी स्टेपर मोटर वर्क कर रही है। क्लियर। तो इससे आपको हमेशा ध्यान में आएगा। इसके अलावा कई रोबोट, जो रोबोटिक प्रोजेक्ट होते हैं उनमें भी हम स्टेपर मोटर यूज करते हैं। तो however they can not be simply driven by a DC और AC voltage like simple motors। जो जनरल सिंपल मोटर्स होती हैं उनको तो हम एसी और डीसी डायरेक्ट प्रोवाइड कर देते हैं और वो ऑपरेट हो जाती हैं। लेकिन इनको ऑपरेट करने के लिए हमें एक कॉम्प्लिकेट सर्किट बनाना पड़ता है, जिससे फिर हम उसको ड्राइव करते हैं। क्योंकि जो मोटर की स्पीड है, यानी जो स्टेप है, हम किससे डिफाइन करते हैं, पल्सेस से डिफाइन करते हैं। पल्सेस इस तरीके से होती हैं। इन पल्सेस की जो फ्रीक्वेंसी रहती है, कि कितनी फ्रीक्वेंसी में ये अपने आप को रिपीट कर रही है, कितने टाइम बाद वो अपने आप को रिपीट कर रही है, उस पर डिपेंड करती है ये अपनी
इसकी स्पीड। क्लियर? So the stepper motor is used for precise positioning with a motor such as hard disk drives, robotics, antennas, telescopes and some toys। देखो मैंने आपको हार्ड डिस्क ड्राइव की बात बताई थी, यहाँ जो यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क लगी हुई रहती थी, ठीक है ना। तो हार्ड डिस्क ड्राइवर्स, इसके अलावा रोबोटिक्स, यानी जो मिनी प्रोजेक्ट हैं, जो हाई लेवल के प्रोजेक्ट हैं, उसमें भी अंदर कहीं ना कहीं मोटर्स लगी होती है, जहाँ पर रोबोटिक आर्म लगे होते हैं, ठीक है। एंटीना, अब आप सोचोगे एंटीना में कहाँ लगे होते हैं, एक ऑटोमेटेड रोटेशन होता है जहाँ एंटीनाज में, क्योंकि हर जगह आदमी जाके तो उस एंटीना को रोटेट करके नहीं आएगा। तो एंटीना को कंट्रोल किया जाता है कि भाई इतना डिग्री मूव कराते हैं तो सिग्नल कैच कर जाएगा या हम सिग्नल ट्रांसमिट कर देंगे, है ना। तो वो बाय यूजिंग स्टेपर मोटर कंट्रोल होता है। टेलीस्कोप्स को अगर हम देख रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है छत पर, मतलब किसी ऐसी लोकेशन पे खड़ा है कि टेलीस्कोप लगा हुआ है कि जो मैन पावर है वो आराम से जाके उसको सेट करके आ जाए। ये क्या है, कंट्रोल होते हैं एक कंट्रोल रूम से, और सिग्नल के थ्रू वो कंट्रोल होते हैं, ठीक है। तो जो एंटीना है वो कंट्रोल होगा, उसमें अंदर एक मोटर लगी हुई है जो उसके एंगल को कंट्रोल करेगी, ठीक है। और ये सिर्फ कहाँ से हो रहा है, कंट्रोल रूम से हो रहा है, जरूरी नहीं है वहां तक बार बार जाना, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, इसके एप्लीकेशंस हैं। और टॉयज में भी, कुछ टॉयज में भी यहाँ पर स्टेपर मोटर लगी होती है। स्टेपर मोटर्स कैन नॉट रन एट हाई स्पीड। अब ये हमको भी पता है कि जो 1 डिग्री 2 डिग्री एक के बार में घूम रही है वो हाई स्पीड पे कंटिन्यूस नहीं घूम सकती, बट हैव अ हाई होल्डिंग टॉर्क। लेकिन इसका टॉर्क ज्यादा होता है, इसीलिए वो इतना हैवी लोड को उठा लेती है या उसको मूव करा देती है। स्टेपर मोटर्स आर इनएक्सपेंसिव एंड रन बिकॉज दे हैव फ्यूअर मैकेनिकल पार्ट। सबसे अच्छी बात ये है इसके इनएक्सपेंसिव होने की, इसमें जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो कम है। बेसिक मैकेनिकल पार्ट्स हैं, अलग से गियरिंग सिस्टम नहीं है, अलग से ऐसा सर्किटरी नहीं। सर्किटरी तो खैर है क्योंकि इसको एसी और डीसी पे ऑपरेट कराना है, लेकिन ज्यादा मैकेनिकल पार्ट नहीं है। दे आर ब्रशलेस, ब्रशलेस है, इजी टू पोजिशन, पोजिशन करने में इजी है, एंड आर कॉमनली यूज्ड इन ऑटोमेशन सिस्टम। मैं आपको अभी यही बात बता रहा था कि एंटीना को ऑटोमेटिकली रोटेट करना है ना। तो वहां पर हमें इसको जरूरत पड़ती है, तो ऑटोमेशन सिस्टम्स में हम स्टेपर मोटर यूज करते हैं। ओके, एंड ऑल्दो दे आर स्मॉल लो पावर डिवाइसेस एज कम्पेयर टू अदर मोटर। लो पावर डिवाइसेस का मतलब इसमें जो पावर कंजप्शन है वो लो है। क्लियर? तो इसलिए सबसे ज्यादा यूज ये हो जाती है, इनएक्सपेंसिव भी है, ठीक है। अब आप एक डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये एक मोटर है, इसमें रोटर स्टील कोर है, मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट है ना। और बॉल बियरिंग्स लगी हुई है, ये शाफ्ट है। इसके अलावा इसका एक फ्रेम बनाया गया है बाहर से, उसको फ्लेंज बोला है, ठीक है, एल्यूमिनियम डाई कास्ट का। और ये अंदर वाला पार्ट जो है, ये जो दिख रहा है ये स्टेटर है, ठीक है। और इस पर हमने क्या की हुई है, वाइंडिंग की हुई है कॉइल्स की। तो ये एक क्रॉस सेक्शनल पार्ट दिखा दिया इसका ऊपर वाले पोर्शन का, और ये ओवरऑल दिखने में इस तरीके से होती है। तो जो मेन कंपोनेंट्स है वो आपको पता चल गया कि रोटर होता है, ये मैग्नेट है ही, ठीक है। बॉल बियरिंग शाफ्ट होती है, फ्लेंज, और एक ऐड हो जाएगा कि इसका कवर टाइप जो आउटर शेल होती है इस तरीके से, और स्टेटर है ही, और स्टैंडिंग है ही। तो चीजें कम है, वैसी ही हैं जो जनरल एक मोटर में होती है, लेकिन इसका पर्पस बहुत ज्यादा है। तो ये आपका स्टेपर मोटर कंप्लीट होता है यहाँ पर, है ना। अब जो इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स थे, जो हमने अभी पहले 2 लेक्चर्स में पढ़े थे और अभी जो कंप्लीट किया है, ये पूरा एक कंप्लीट इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स का ही पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब हम जो पढ़ेंगे उसमें आपके न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स हैं, प्लस कुछ सेंसर्स के बारे में पढ़ेंगे। सेंसर्स मतलब जो ऐसी डिवाइस जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को सेंस कर रही है, तो वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारी चीज़ हम रीड आउट करेंगे।